रहे हैं आप और इंदौर से एक बड़ी खबर। इंदौर में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो स्कूल्स के ऑफिशियल एड्रेस पर एक ईमेल आया। दरअसल ये ईमेल जिसमें स्कूल को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसे देखकर स्कूल प्रशासन भी हैरान रह गया। फौरन स्कूल कैंपस को खाली कराया गया, एहतियातन यह कार्रवाई की गई। दरअसल स्कूल में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई और सभी बच्चों को कैंपस से बाहर कर दिया गया। इसके बाद ईमेल की जानकारी पुलिस को दी गई। बताया यह जा रहा है कि शहर के एनडीपीएस और आईपीएस स्कूल में धमकी भरा एक ईमेल आया था और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। फिलहाल बीडीएस की पूरी टीम स्कूल कैंपस के अंदर सर्च कर रही है और यहां पुलिस की टीम स्कूल में मौजूद है। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। अभी तक बॉम्ब होने की सूचना दिल्ली में मिल रही थी और दिल्ली के स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाए जाने की धमकी दिए जाने के पीछे का मामला खुलासा हुआ। और अब यहां क्या है स्थिति, इसके लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, मामला गंभीर है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि मामला गंभीर है, क्योंकि इंदौर शहर के दो बड़े स्कूल न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल और आईपीएस एकेडमी को आज सुबह ईमेल से बम उड़ाने की धमकी मिली थी। इस वक्त हम एनडीपीएस स्कूल के अंदर मौजूद हैं। ये फोर्स आपको नजर आ रहा है। देखिए नीचे की तरफ इस वक्त में जो बेसमेंट का हिस्सा है, बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं और बेसमेंट की तरफ भी पूरी सर्चिंग चल रही है। सघन जांच की जा रही, चप्पे चप्पे को जांचा जा रहा है, जांच की जा रही कि कहीं कहीं पर कोई बम तो नहीं रखा हुआ है और संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। फिलहाल देखिए ये तस्वीर है और इसमें आपको थाना प्रभारी नजर आएंगे। तेजाजनगर थाना प्रभारी हैं देवेंद्र मरकाम सर। सर, क्या धमकी मिली थी और वो लेटर में जो भाषा लिखा हो क्या है? सुबह 10:30 बजे में प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था एनडीपीएस स्कूल के। उनके द्वारा बताया गया था कि थ्रेटनिंग मेल आया हुआ है स्कूल में। हमारे द्वारा तत्काल पुलिस स्टाफ को भेजा गया था यहाँ पर और मेरे द्वारा भी कैंपस में जो बसेस खड़ी थी उनको सब चेक कराया गया था, ग्राउंड वगैरह चेक कराया गया। उसके बाद में हमारे साइबर जोन के जो एक्सपर्ट थे साइबर के, उनको बुलवाया गया। उन्होंने मेल चेक किया है। मेल देखने के बाद में उन्होंने बताया कि ये कोई प्राइमरी तो ये जो थ्रेटनिंग मेल है ये फेक मेल है और इस तरीके के मेल आते रहते हैं। जो भाषा उसमें लिखी हुई थी तमिल भाषा में है वो, और जिसमें जो मैसेज जैसा कुछ नहीं है, उसमें शरारती तत्वों की ये लग रहा है कि मेल किया गया है। लेकिन एक बड़ी बात लिखी सर, दो स्कूल के नाम है एनडीपीएस और आईपीएस। 1:45 के पहले का उसकी टाइमिंग भी जिक्र किया है। हाँ, टाइमिंग का जिक्र करा है। शुरू की 2 लाइनों में ही है वो कि आईपीएस और दिगंबर स्कूल में। तो में भी हो सकता है शरारत हो किसी की, क्योंकि अभी एग्जाम के टाइम भी चल रहे हैं। एहतियात के तौर पर पूरे स्कूल की एहतियात के तौर पर हमने पूरे स्कूल की जांच फिजिकली कर ली है। अभी हमारी बीडीएस की टीम आएगी और उसके बाद में वो अपने मिथिलेश, दिल्ली में भी एक ऐसा मामला हुआ था जिसमें एक बच्चा बाद में पकड़ा गया जो ये मेल्स करता था। चल रही है अभी। जी जी हाँ, बिल्कुल। देखिए उसी एंगल पे भी यहाँ पे पूरी जांच चलेगी। आने वाले समय पर पूरी जांच की जाएगी कि आखिर मेल कहाँ से आया, कि क्या किसी कोई शरारती तत्व है। लेकिन फिलहाल वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और चलिए हम भी बेसमेंट की तरफ चलते हैं और बेसमेंट की तरफ से वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इस वक्त हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। स्कूल का बेसमेंट का हिस्सा है और इस वक्त इसमें आपको पुलिस भी नजर आएगी, क्योंकि किसी भी जगह को नहीं छोड़ा जा रहा है। स्कूल के बिल्कुल चप्पे चप्पे कोने कोने को तलाशा जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। और देखिए इस वक्त जो छोटे बच्चे हैं, जो उनका प्ले स्कूल जो है, प्ले स्कूल का जो रूम है, इस वक्त हम देखिए उस साइड आ गए हैं, नीचे की तरफ आ गए हैं। चलिए हम भी प्रयास करते हैं थोड़ा सा शायद नीचे की तरफ से उस क्लासरूम की तरफ हम भी आ सके। और देखिए इस वक्त हम बिल्कुल अंदर की तरफ आ गए हैं और ये शायद देख के लग रहा है पेंटिंग के रूम है बच्चों के लिए। जी जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास और थोड़ा रिस्की रहेगा तो एक उचित दूरी भी आप बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर तस्वीर दिखाने के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास, बढ़ते हैं आगे। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के भोपाल के एमपी नगर में स्थित फिटजी कोचिंग की कुर्की किए जाने की जानकारी मिल रही है। जिला प्रशासन फिटजी कोचिंग की कुर्की करेगा और इस कुर्की के बाद नीलामी करने की कार्रवाई की जाएगी। नीलामी की राशि पेरेंट्स को वितरित कर दी जाएगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसके निर्देश दिए हैं और एसडीएम तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं। तो फिटजी की नीलामी की तैयारी है कुर्की करने के बाद। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, मालिक तो सामने आ नहीं रहे, फिटजी के प्रबंधन कुछ कह नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। अब अभिभावकों की परेशानी का कुछ प्रतिशत हल
इसकी कुर्की करके निकाले जाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अभी भी उसी तरह से प्रश्न चिन्ह उस पर लगे हुए हैं। बिल्कुल आशीष, देखिए पेरेंट्स के लिए अगर कोई आशा की किरण है तो वो है प्रशासन, और प्रशासन के पास ही पेरेंट्स गुहार लगाने पहुंचे। उस तमाम प्रयासों के बाद जब वो फिटजी से थक हार चुके थे, फिटजी के तमाम लोगों तक पेरेंट्स ने पहुंचने की कोशिश की कि किसी तरह से उनकी फीस का रिफंड हो जाए। जब ये नहीं हुआ तो धरने किए, प्रदर्शन किए, थाने में जाके शिकायत की। थाने में जाके शिकायत करने के बाद कलेक्टर के पास पहुंचे और वहां पर गुहार लगाई कि हमारी ओर ध्यान दीजिए, करोड़ों रुपए फंसा हुआ है, स्टूडेंट्स का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, ताला लगाकर फिटजी वाले जो है वो चले गए हैं। तो अब कलेक्टर ने संज्ञान लिया है, जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने एक बैठक में ये दिशा निर्देश दिए हैं एसडीएम को और तहसीलदार को कि जो फिटजी की संपत्तियां हैं उनकी जांच कराइए, जांच करने के बाद उनकी कुर्की की तैयारी करिए, नीलामी करिए, पैसा आएगा पेरेंट्स को दे दीजिए, ताकि उस पैसे से बच्चों को दूसरे वो संस्थानों में भेज दें जहां पर उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो अब पेरेंट्स तक की लगाए देख रहे हैं कि जो निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर की ओर से उनको कितनी जल्दी अमली जामा पहनाया जाता है, कितनी जल्दी ये पूरी कार्रवाई होती है और उनको उनके पैसों का रिफंड मिल सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर देश के भविष्य का सवाल है आशीष। बिल्कुल, और चूंकि प्रबंधन के पास जो लिस्ट है या जो डिटेल्स हैं अब उसे भी साझा करना होगा, और ये कार्रवाई कब तक और कितना समय इसमें लगता है ये भी देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त की पूछताछ पूरी हो गई है। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा और उसके दो सहयोगी चेतन सिंह और शरद जायसवाल की रिमांड की मांग नहीं की है। लोकायुक्त के वकील ने कोर्ट में कहा कि तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और तीनों से जेल में ही पूछताछ हो सकती है। तो रिमांड की मांग नहीं की गई है, लेकिन न्यायिक हिरासत में अभी उन्हें रखा जाएगा और न्यायिक हिरासत में पूछताछ होगी। और इसमें चाहे सौरभ शर्मा हो, शरद जायसवाल हो या चेतन सिंह, और 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में सौरभ रहेगा। और ये थोड़ा सा अभी इसमें एक और अपडेट आना बाकी है जिसमें यह स्पष्ट होगा कि सौरभ शर्मा को न्यायिक हिरासत में 17 फरवरी तक रखा जाएगा। क्या बाकी जो दो अन्य सहयोगी हैं क्या उन्हें भी 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा? और साथ ही इस पूरे मामले में अब लोकायुक्त की तरफ से रिमांड की मांग तो नहीं की गई है, लेकिन न्यायिक हिरासत में उनका काम काफी हद तक हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और जो कंफ्यूजन है दूर करने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है? और डिटेल्स भी बताइएगा। बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सौरभ शर्मा हो, शरद जायसवाल हो, चेतन सिंह गौर, इन सबको जो है वो रिमांड पर लिया गया था। चेतन सिंह गौर और सौरभ शर्मा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया, लोकायुक्त पुलिस ने रिमांड पर लिया था, जबकि शरद जायसवाल की गिरफ्तारी चूंकि 1 दिन बाद हुई थी इसलिए उसको 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया था। और आज वो समय सीमा पूरी हुई थी, उसके बाद उनको आज यहाँ पेश किया गया था और अब से कुछ देर पहले ही वो यहाँ से न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। तीनों के तीनों लोग जो है, चाहे वह सौरभ शर्मा की बात हो, शरद जायसवाल या चेतन सिंह गौर, तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 14 दिन की ये पूरी न्यायिक हिरासत होगी। 17 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 17 तारीख को वो फिर से एक बार कोर्ट में पेश किए जाएंगे। हालांकि कयास इस बात के थे कि हो सकता है कि लोकायुक्त पुलिस जो है वो उनकी रिमांड और अधिक लेने की मांग करे, लेकिन जिस तरीके से लोकायुक्त के वकील ने कोर्ट में आते ये कहा कि जो सौरभ शर्मा और उसके दो सहयोगियों से जो पूछताछ होनी थी, लोकायुक्त अपने स्तर पर पूरी पूछताछ कर चुकी है और यदि आगे जरूरत पड़ी तो न्यायिक हिरासत में रहते, जेल में रहते हुए वो उनसे पूछताछ करने जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ईडी के वकील भी चूंकि यहाँ पर मौजूद थे तो इसलिए इस बात की कयास भी थी कि हो सकता है कि ईडी की टीम कुछ दिन का रिमांड उनका ले, लेकिन जिस तरीके से जो लोकायुक्त से उनकी बात हुई है उसके अनुसार तमाम जानकारियां जो है वो सौरभ शर्मा से जुटा ली गई हैं। उसके राजदार जो है चेतन सिंह गौर हो, शरद जायसवाल हो, इन सब से जुटा ली गई। इसके साथ ही 30 के आसपास ऐसे नाम सामने आए हैं जो कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर शरद जायसवाल हो या फिर चेतन सिंह गौर हो या सौरभ शर्मा को मदद कर रहे थे। तो ऐसे 30 लोगों की लिस्ट तैयार की गई। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। बिल्कुल शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। इंदौर में ऑनलाइन अवैध सट्टा मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया और 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपत्ति मनोज मालवीय नाम के एक व्यक्ति की बताई जा रही है। मनोज मालवीय के साथ लोकेश वर्मा और निखिल राजपूत पर भी कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि लोकेश ने इंदौर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनोज मालवीय के साथ मिलकर 10 लाख में धन गेम और धन कुबेर सट्टा ऐप्स बनाए थे और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार फैलाया था।
और सीधी से एक बड़ी खबर आई जहां पर टीआई साहब की गुंडागर्दी देखने को मिली। सिंचाई विभाग से कर्मचारी के रिटायर होने पर विभाग के लोग और घर वालों ने धूमधाम से विदाई समारोह आयोजित किया और डीजे लेकर पहुंच गए, लेकिन तेज आवाज में डीजे बजाने पर टीआई साहब की नींद खराब हो गई और टीआई साहब इतने नाराज हो गए कि गाली गलौच पर उतर आए। इतना ही नहीं, परिजनों को गाड़ी में जबरन बिठाकर थाने वापस भेज दिया और रिटायर होने वाले कर्मचारी और दूसरे लोग हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे। लेकिन टीआई साहब का गुस्सा 7वें आसमान से जमीन पर तो छोड़िए, 6ठे आसमान तक भी नहीं पहुंचा। पुलिस ने 6 अलग अलग धाराओं में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टीआई साहब के गुस्से का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर उनका कहना था कि वीडियो को कुछ हिस्सा जानबूझकर वायरल किया गया और खुद को पाक साफ दिखाकर चुरहट थाना इलाके का ये पूरा मामला। किसका डीजे? यहाँ पे डीजे कैसे बजाया तूने? कैसे बजाया डीजे? नहीं समझ पाया, कैसे बजाया? अभी कॉलोनी है, कोई सरकारी जगह क्या? कॉलोनी में सब रह रहे हैं, सो रहे हैं। और हरीश द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। हरीश, ये जो वीडियो है काफी आक्रोशित, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं टीआई साहब, लेकिन ठीक है, कानून का उल्लंघन करने वाले के साथ फिर भी आप हाथापाई मारपीट तो नहीं कर सकते। आप बाल पकड़कर किसी को गाड़ी में धक्का दे रहे हैं। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है, वो नाजायज है। यही कारण है कि यह पूरा मामला जो है सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि इस पूरे पूरा वाकया इसमें है कि डीजे बज रहा था और डीजे को पहले पुलिस ने कम कराने की कोशिश की और उन्हें सलाह दी कि आप थोड़ा सा कम साउंड में बजाएं, जो खुशी का इजहार कर रहे हैं उसमें पहले खलल नहीं डाली गई। लेकिन जिस प्रकार से लोग जब नहीं माने, उसके बाद जो हाथापाई हुई और तमाम जो सारी चीजें घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद जो है वीडियो वायरल हो गया है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने भी 3 लोगों के खिलाफ 6 अलग अलग धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ लिया है। हालांकि तमाम नेता और लोग भी इनके खिलाफ जो है तो अब मुखर हो चुके हैं और कार्यवाही की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक सोशल मीडिया में पोस्ट जरूर निकलकर फिर से सामने आ रहा है कि 1 वर्ष के लिए इनकी वेतन वृद्धि जो टीआई साहब मिश्रा जो उनकी रोक दी गई है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से अभी कोई इसकी पुष्टि जो जिम्मेदार अफसर है वो नहीं कर रहे हैं कि ऐसी कोई कार्यवाही हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच जरूर शुरू कर दी गई है और पूरे मामले में अब जो है तो जांच की जा रही है कि आखिरकार यह पूरा वाकया ऐसा कैसे हुआ है और जो इसमें जो तथ्य जो निकल कर सामने आएंगे उसी के आधार पर जिम्मेदार अफसर अब आगे कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, जबलपुर में चाट के 20 रुपए मांगने पर एक बदमाश ने ठेला मालिक पिता पुत्र पर चाकू से हमला कर दिया। मामला बरेला थाना क्षेत्र के समाधि गांव में लगे मेले का है। इस मेले में एक ठेले पर आरोपी बदमाश चाट खाने पहुंच गया और चाट खाया और बिना पैसे दिए जाने लगा। जब चाट वाले ने, ठेले वाले ने पैसे मांगे तो पिता और पुत्र से उसने मारपीट शुरू कर दी और दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं दोनों की शिकायत के बाद पुलिस ने बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। और सीधी में एक युवक को दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अमेलिया थाना क्षेत्र के मढ़ौली गांव में एक युवक को कुछ लोगों ने जमकर पीटा। इतना ही नहीं, पिटाई का वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। अब पुलिस 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। लसुड़िया थाना इलाके में कुछ बदमाशों ने और अगली खबर इंदौर से, जहां इंदौर में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। यहां कुछ लोगों ने मिलकर कैफे संचालक को जमकर पीटा। काफी देर तक मारपीट की जाती रही, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। कैफे संचालक की शिकायत पर कुछ युवकों पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल लसुड़िया थाना क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ युवकों ने मिलकर कैफे संचालक की जमकर पिटाई की। रतलाम कलेक्ट्रेट में एक किसान कार्रवाई की मांग को लेकर अनोखे धरने पर बैठ गया। दरअसल हतनारा गांव की किसान कलेक्ट्रेट में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। किसान का आरोप यह है कि अज्ञात आरोपी ने उसकी 5 बीघा की फसल पर
कीटनाशक छिड़ककर उसे जला दिया। अब मामले की पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो कलेक्ट्रेट में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। गुना फैक्ट्री में आग लगने का एक मामला, जिसमें फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कैंट थाना क्षेत्र के पगारा गांव का यह पूरा मामला, गुना में फैक्ट्री में भीषण आग लगने का यह पूरा मामला। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कैंट थाना क्षेत्र के पगारा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और गुना कलेक्ट्रेट में हो रही जन सुनवाई में पहुंचे लोगों को कलेक्टर ने अपने हाथों से पानी की बॉटल्स और बिस्किट के पैकेट्स दिए। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर किशोर कन्याल के इस पहल की सराहना की जा रही है। पन्ना के बाद ग्वालियर के अंचल की जमीन भी हीरे उगल रही है। दरअसल जियोलॉजिकल विभाग के सर्वे में ग्वालियर और शिवपुरी जिले के 421 वर्ग किलोमीटर के एरिया में हीरे मिलने की संभावना जताई जा रही है और इस नरवर डायमंड ब्लॉक का नाम दिया गया है इसे। और नरवर डायमंड ब्लॉक वाले इलाके में पन्ना जैसे पहाड़ और मिट्टी मिले हैं और इसके लिए जमीन को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जानकारी मांगी गई है। खनिज विभाग के मुताबिक हीरा खनन के लिए ब्लॉक के आवंटन को लेकर यह जानकारी मांगी गई है। ग्वालियर में फिलहाल सफेद और लाल पत्थर का खनन होता है, वहीं आयरन को लेकर भी खदान आवंटित है। ये अभी भारत सरकार से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश शासन को, उनके थ्रू वहाँ से अभी एक डायरेक्शन हुए हैं कि अपना जो शिवपुरी और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में कुछ डायमंड एक्सप्लोरेशन के लिए ब्लॉक नीलाम किया जाना है। इसके लिए हम लोगों से जानकारी मांगी है कि कितना एरिया फॉरेस्ट में किस कैटेगरी के फॉरेस्ट का है और कोई तहसील के लिए कोई परियोजना के लिए कोई आरक्षित तो नहीं है। ये जानकारी चाहिए गई है, जल्दी ये जानकारी भेजें। और सिवनी में एक शिकारी की जान भी आफत में पड़ गई। जी हां, जंगली सुअर का शिकार करने के लिए बाघ उसका पीछा कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सुअर बेतहाशा भाग रहा था। भागते भागते वो नाले में गिरा और इसी के पीछे पीछे बाघ भी नाले में गिर गया, माफ कीजिएगा कुएं में गिर गया। और इस बीच दोनों पिपरिया के रहदुली गांव के पास एक कुएं में गिर गए और कुएं में गिरने के बाद ना तो बाघ ने सुअर का शिकार किया और ना सुअर ही बाघ से घबराया। दोनों को पता था कि दोनों की जान आफत में। और देखिए कैसे लकड़ी के लट्ठों पर लटके हुए नजर आए। बाघ और सुअर दोनों कुएं में फंसे हुए हैं। गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है और वन विभाग की टीम दोनों को रेस्क्यू करने में जुट गई है। और मैहर के मुकुंदपुर इलाके के झिन्ना मर्यादपुर गांव में मगरमच्छ के आ जाने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को सबसे पहले किसान ने खेत में देखा और किसान ने गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी और उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर उसे बाढ़ सागर डैम में छोड़ दिया गया। हाँ, अब आराम से टांग उठाओ, पैर उठ। देवास में लकड़ी के स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। बाईपास के पास बने गोदाम में आग की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। और जबलपुर में डायल 100 के ड्राइवर पर बदमाश ने चाकुओं से हमला कर दिया। बुरी तरह से जख्मी ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया और घटना को लेकर बताया यह जा रहा है कि राजू डेढ़ी नाम का एक बदमाश रांझी थाना इलाके में शराब का अवैध धंधा करता है। राजू को मुखबिरी का शक था और इस बात को लेकर डायल 100 के ड्राइवर को उसने चाकू मार दिया।
घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और भिंड में बेकाबू कार ने खड़े ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना बरोही थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 719 पर हुई। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो चालक की हालत गंभीर बनी हुई है और सभी को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। और श्योपुर में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 20 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें विजयपुर अस्पताल रेफर किया गया। दुर्घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के मोहना रोड पर हुई बताई जा रही है और बताया यह भी जा रहा है कि लोग विजयपुर के प्रसिद्ध छिमछिमा हनुमान जी मंदिर से विजयपुर लौट रहे थे और तभी उनकी गाड़ी पलट गई। और अब 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज